ओके, सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका स्वागत भाई। तो आज डेट है 8 अप्रैल हाँ जी। 2025 और ट्यूसडे है। जीएनएम पढ़ेंगे। जीएनएम चल रही है डॉक्टर अमित भाई, हाँ जी। और इसमें हम पेज नंबर 198 पे पहले एक फिगर दे रखी है, उस हाँ पर जी। शुरू करेंगे और टॉपिक शुरू होगा कोलन डैश लगा के कह रहे हैं रेक्टम, कोलन रेक्टम। इसमें जो फिगर दे रखी है इसमें येलो और रेड कलर की शेड दे रखी है। तो येलो कलर में कह रहे हैं रेक्टम एनल सबम्यूकोसा, ब्रैकेट में कह रहे हैं एंडोडर्मल लेयर से बना है ये, और ब्रेन स्टेम कंट्रोल करेगा। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल प्लस, कॉन्फ्लिक्ट जाने के बाद हीलिंग फेज में आने पर सेल माइनस में जाएंगी, और कॉन्फ्लिक्ट जुड़ा है इससे अगली एलिमिनेशन कॉन्फ्लिक्ट, अगली एलिमिनेशन कॉन्फ्लिक्ट रेक्टल एनल सबम्यूकोसा से। राइट साइड में है रेक्टम एनल म्यूकोसा, ये भी सब म्यूकोसा था, अब है रेक्टम एनल म्यूकोसा, ब्रैकेट में कह रहे हैं एनल एपिडर्मिस। सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कंट्रोल्ड है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में सेल माइनस में जाएंगी, हीलिंग में सेल प्लस होगा, और ये टेरिटोरियल आइडेंटिटी ओब्लिक एंगर, टेरिटोरियल आइडेंटिटी या टेरिटोरियल एंगर से जुड़ा होगा अगर रेक्टम एनल म्यूकोसा अफेक्टेड है। राइट साइड में नीचे फिर एनल स्फिंक्टर मसल्स इंटरनल, ब्रैकेट में कह रहे हैं इनको मिड ब्रेन कंट्रोल करती हैं। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव होने पर सेल प्लस होंगी और हीलिंग में जाने पर सेल माइनस होंगी, और इससे कॉन्फ्लिक्ट जुड़ेगा मूविंग, रिटेनिंग एंड प्रोसेसिंग ए चंक। मूव करना आगे, या मूव करना है, रिटेन करना है, प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग है चंक चंको। तो ये है इंटरनल एनल स्फिंक्टर की बात कर रहे हैं। एनल स्फिंक्टर मसल्स एक्सटर्नल जो हैं वो सेरिब्रल मेडुला से गवर्न हो रही हैं, और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल माइनस में जाएंगी और हीलिंग में सेल प्लस होगा। इनएबिलिटी टू मार्क टेरिटरी ओब्लिक आइडेंटिटी। तो देखो एनल स्फिंक्टर मसल्स के दो पार्ट हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वाला मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, एक्सटर्नल वाले पार्ट को सेरिब्रल मेडुला कंट्रोल कर रहा है। अब चूंकि मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है तो उधर कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में ग्रोथ आएगी और हीलिंग फेज में डिग्रेडेशन ऑफ सेल होगा, और इधर सेरिब्रल मेडुला हालांकि कंट्रोल कर रहा है। तो ये न्यू मेसोडर्म से बना हुआ टिश्यू है, इसलिए इसमें पहले सेल माइनस जा रही है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में यहाँ अल्सरेशन होगा और हीलिंग में यहाँ सेल रिजनरेशन होगा। तो इनएबिलिटी टू मार्क, तो मार्क टेरिटरी मार्क डॉक्टर अमित भाई दो जगह आ गई, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल पे और रेक्टम एनल म्यूकोसा पे, एनल हाँ जी। एपिडर्मिस पे। यहाँ टेरिटरी जुड़ गई, और जो स्टीम वर्थ जुड़ गई है मिड ब्रेन से, एनल स्फिंक्टर मसल का इंटरनल पार्ट से, और हाँ जी। अगली एलिमिनेशन कॉन्फ्लिक्ट ये ब्रेन स्टेम से जुड़ा है, सबसे ऊपर का पार्ट रेक्टम के अंदर। हाँ। कोलन रेक्टम टॉपिक शुरू हो रहा है ये। इसमें कह रहे हैं इन ह्यूमन बीइंग्स द रेक्टम इज अबाउट 15 to 30 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। ह्यूमन बीइंग्स में रेक्टम जो है ये 15 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। द लोवेस्ट 4 सेंटीमीटर बिलोंग्स टू द एनस। लोवेस्ट 4 सेंटीमीटर तक का पार्ट इसका एनस कहलाता है।
This serves as a temporary storage area of the feces. और ये जो लोअर 4 सेंटीमीटर का एनएस का पार्ट है, ये सर्व करता है एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फेसिस के लिए. What is special about this last section of the intestine is that the old intestinal mucosa, टेस्ला कह रहे हैं, from outside the body is about 12 centimeters into the rectum. टेस्ला कह रहे हैं is grown over with epidermal skin squamous epithelium. स्पेशल बात यह है इस लास्ट सेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन के बारे में कि ये जो ओल्ड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, ये बाहर की तरफ से, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बाहर की तरफ से लगभग 12 सेंटीमीटर रेक्टम में होते हुए ग्रोन ओवर करती है. इसमें ग्रोन ओवर हो जाती है एपिडर्मल स्किन, यानी कि ये वायरिंग हो जाती है इंटरनल ओल्ड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के ऊपर स्क्वामस एपिथेलियम की एपिडर्मल स्किन के रूप में बाहर की तरफ से अंदर को आते हुए 12 सेंटीमीटर तक एक तरह से ये ग्रोन ओवर हो जाती है, या इसको वायरिंग भी बोल सकते हो, जिसको एक्टोडर्मल लेयर से बनेगा ये वायरिंग, और इसको न्यू ब्रेन या सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल भी करेगा. Thus we find a superficial ectodermal and subendodermal tissue with two differing SBS. और इसीलिए इस एरिया में हमें एक तो सुपरफिशियल एक्टोडर्मल और दूसरा सब एंडोडर्मल टिश्यू से रिलेटेड अलग अलग दो तरह के यहाँ SBS मिलेंगे. जहां एक्टोडर्मल, सुपरफिशियल एक्टोडर्मल का मिलेगा, वहां पहले अल्सरेशन होगा, बाद में हीलिंग, और जहां पर सब एंडोडर्मल टिश्यू का मिलेगा, वहां पहले ग्रोथ, बाद में सेल डिग्रेडेशन है. जी डॉक्टर दीपशिखा आ गई हैं, डॉक्टर श्रेय भी हैं. ठीक है भाई. तो ये थोड़ा सा इसके बारे में, कोलन और रेक्टम के बारे में इन्होंने रेफरेंस दिया. SBS ऑफ द रेक्टम सबम्यूकोसा स्टार्ट कर रहे हैं. फिगर दे रखी है ब्रेन स्टेम की. रेक्टल कैंसर इसका पहला हेडिंग है, ब्रैकेट में कह रहे हैं एडिनो कार्सिनोमा. अब सब म्यूकोसा है तो ग्रोथ वाला पहले मिलेगा. कॉन्फ्लिक्ट है, चंक कॉन्फ्लिक्ट, इंडाइजेस्टेबल एंगर, नॉट बीइंग एबल टू गेट रिड ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, रबिश. चंक कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है कुछ ऐसा चंक कॉन्फ्लिक्ट जो कि इंडाइजेस्टेबल एंगर की तरफ लेके चला गया, और सक्षम है नहीं बंदा उसको उससे गेट रिड ऑफ होने के लिए, उस अनप्लीजेंट जो कुछ है उसके साथ, जो रबिश है उसकी जिंदगी में उसके साथ जुड़ा हुआ, उससे वो छुटकारा पा नहीं पा रहा. तो तब ये रेक्टल सबम्यूकोसा इन्वॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम में आते हुए. एग्जाम्पल कह रहे हैं, somebody is unjustly accused or put at a disadvantage. कुछ ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि कोई बंदा अनजस्टली accused घोषित कर दिया गया, या फिर पुट एट ए, या उसको डिसएडवांटेज में रख दिया गया, तो अन्याय हो गया उसके लिए साथ. Somebody is betrayed by a friend. दूसरी सिचुएशन अमित भाई ये मिलेगी कि कोई अपने दोस्त, अपने मित्र के द्वारा छला गया. एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, द पेशेंट्स सन हैज टेकन अप विद ए बैड क्राउड टुगेदर विद हिज फ्रेंड, he ends up in court. The patient is sure that her son has been caught in a trap, and that is why he is being prosecuted. Is equal to indigestible anger. Situation goes to growth of rectal cancer in the active phase. Half a year later, this is diagnosed by conventional medicine.
रेक्टल कैंसर डायग्नोज हो। तो पेशेंट जो है उसका बेटा बेसिकली टेकन विद ए बैड क्राउड। बैड क्राउड बोले तो वो भीड़ का हिस्सा बन गया, गलत संगति में पकड़ा, गलत हाँ, संगति गलत में संगति में फंस चला गया। गया अपने साथियों के साथ, और ही एंड्स अप, और आखिर में वो कोर्ट तक पहुंच गया अपनी हरकतों के नाते। द पेशेंट इज श्योर दैट हर सन हैज बीन कॉट इन ए ट्रैप। पेशेंट श्योर था कि उसका लड़का किसी ट्रैप में फंसा है, मतलब उसके साथ कोई जाल जाल बुना गया है जाल। हाँ, हाँ। एंड दैट व्हाई ही बीइंग प्रोसिक्यूटेड, और इसलिए वो ट्रैप में फंस गया और इसलिए वो प्रोसिक्यूटेड वो हो गया, उसके साथ वो केस में फंस गया। तो इससे उसको इनडाइजेस्टेबल एंगर में चला गया बंदा, जो पेशेंट है, जिसकी वजह से रेक्टल ग्रोथ हो गई रेक्टल कैंसर इन एक्टिव फेस, यानी कि रेक्टल ग्रोथ हो गई जिसको 6 महीने बाद कन्वेंशनल मेडिसिन ने डायग्नोज कर दिया उस ग्रोथ को कि वही तुम्हें रेक्टल कैंसर बन गया। ओके, टिश्यू यहाँ पे बस हाँ भैया अमित, मैं एक छोटी सी चीज बार बार बीच में बोल रहा हूँ ना, जो हम लोगों के काम आती रहेंगी, और उस पे सब बच्चे इसकी प्रैक्टिस करें, क्रॉस रेफरेंसेस बना। देखो 2 या 3 रूब्रिक या ये बहुत सारे रूब्रिक्स हमारे को साथ साथ मिल गए। समबडी इन अनजस्टली एक्यूज, यानी कि डेल्यूजन परसिक्यूटेड, डेल्यूजन एलमेंट, एंगर फ्रॉम एंगर, इनजस्टिस फ्रॉम इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, या इसका बड़े सर ने एक बहुत बढ़िया रूपरिक जो सब लोगों को दिया था ना, वो था डिलीरियम एक्यूजेशन आफ्टर है ऑफ थीफ, जो क्या कहता है उसने चोरी नहीं की थी, एक तरह से गलत इल्जाम लगाते ही। तो हाँ इससे रिलेटेड सारे के सारे क्रॉस रेफरेंसेस को देखें और समझने की कोशिश करें। दूसरा बिट्रेड वाली बात आ गई कि हाँ मेरे को धोखा दिया, तो उस धोखे को कि मेरे को ऐसा या मेरे साथ फंसाया गया है। तो ये जो रूब्रिक्स की प्रैक्टिस है, हम लोग यहीं पर थोड़ा थोड़ा सा लिख के और इनको अपनी रिपर्टरी को मजबूत करते चले, साथ में क्रॉस रेफरेंसेस बनाते चले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और तभी इसका हाँ फायदा पूरा होगा। हाँ हाँ, तो ताकि इसको इस नॉलेज को आप अप्लाई कर सको मरीज के हाँ, लिए। और चूंकि उधर पीछे अगली अग, अगली नैस है, तो बेसिकली कहते हैं ना कि यार ये साला इज्जत का पलीता हो गया है। हाँ जी, हाँ, हाँ, तो बंदा हाँ, स्टीम वाला मिलेगा, इज्जतदार मिलेगा जनरली, जिसको ये फील जाएगी, है ना अमित शर्मा। ज्यादातर बंदा बस एक हाँ वही अपने आप जैसे सर। और सेल्फ स्टीम होगी उसकी नजरों में, जिसको बस यह हर्ट होगा। बड़े सर या कमल भैया कहते हैं ना, अरे इज्जत की बात उसी लगेगी जिसकी इज्जत होगी, हाँ, जिसकी बेइज्जती नहीं उसी की होगी होगी, उसे बेइज्जती क्या है बेइज्जती ना। उसकी होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ जिसकी पे जो इज्जत मेडिसिन है ना। मिलेंगी, यहाँ पे जो मेडिसिन मिलेंगी वो उनके पीछे आप देखोगे, जैसे ओरम है, जैसे सेल्फ वैल्यू जिनकी है, अपनी स्टेफिस एग्रिया है, मतलब कुल मिला के भाव इज्जत का जा रहा है, जो बस इज्जत होगी उसी की बेइज्जती हाँ, होगी। ओके, देखो कॉन्फ्लिक्ट, बेइज्जती चलिए बीच में आया, बीच में बता दूं, बेइज्जती और उससे करने से जो उसका डर चलता रहता, कितनी बड़ी मेडिसिन का कितना बड़ा डर है। फियर कैंसर ऑफ रेक्टम although examination shows nothing abnormal, हाँ सिंगल मेडिसिन प्लेटिना। हाँ, तो प्लेटिना का मतलब देखो, उसके उसके बस एक बार दिमाग फिर में से ये बस एक डर बार है। रूब्रिक फिर से बोलिएगा, जरा सा समझ नहीं पाया रूब्रिक। फियर कैंसर ऑफ रेक्टम, हाँ आप रेक्टम और कैंसर को जोड़ दो और दिमाग को जोड़ा तो फियर कैंसर ऑफ रेक्टम although एग्जामिनेशन हैज नथिंग एबनॉर्मल। हाँ दिमाग सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हाँ उसको यही डर है यार ये बेइज्जती ना हो जाए यहाँ पर, साला हाँ, मेरे के साथ में कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि वो एस्टीम वाली रेमेडी नहीं है, हाई एस्टीम है उसकी, तो हाईएस्ट हाँ, एस्टीम है। और देखो तो उसके तो क्या वो पीछे ही हाई नहीं छोड़ रहा, हाई स्टीम होने का नतीजा है कि वहां है कुछ नहीं, और फिर भी उसे लग रहा है। उसको तब भी लगे जा रहा है। हाँ,
देखो प्लेटिना आ गई, प्लेटिना से तो और गजब सही क्लियर हो गई बात कि एक ऐसी मेडिसिन जो जिसकी स्टीम है अपनी नजरों में। हाँ जी। ओके, बहुत बढ़िया। और इससे तो प्लेटिना का जो इंटेंसिटी दिख गई स्टीम की, हाँ कि हाँ कितना जी। ज्यादा इंटेंसिफाइड है वो स्टीम को लेकर के अपनी। बहुत बढ़िया अमित। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं इंक्रीज फंक्शन growth of a cauliflower like tumor of secretory quality by a conflict aspect of not being able to get rid of something or a flat growing adenocancer of absorptive quality through a conflict aspect of not being able to assimilate something। पहले तो इंक्रीज होंगे फंक्शन उस पार्ट के, टिश्यू के, सेल्स के, और ग्रोथ होगी वहां कॉलीफ्लावर लाइक ट्यूमर की सिक्रीटरी क्वालिटी की यदि कॉन्फ्लिक्ट जुड़ा है नॉट बीइंग एबल टू गेट रिड ऑफ समथिंग, या फिर अगर फ्लैट ग्रोइंग एडिनो कैंसर होगा एब्जॉर्प्टिव क्वालिटी का तो वो कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नॉट बीइंग एबल टू एसिमुलेट समथिंग। तो देखो यहाँ डाइजेस्ट का नहीं है, या गेट रिड ऑफ का है, तो यहाँ लुब्रिकेशन के लिए, सिक्रीशन के लिए सिक्रीटरी क्वालिटी की वो बनेगी ये कॉलीफ्लावर लाइक ट्यूमर। बायोलॉजिकल मीनिंग है टू बेटर बी एबल टू डाइजेस्ट और रीएब्जॉर्ब। डाइजेस्ट पता नहीं क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इधर तो सीधे एलिमिनेशन का ही मतलब है। टू बेटर बी एबल टू डाइजेस्ट और रीएब्जॉर्ब द एंगर चंक विद मोर इंटेस्टाइनल सेल। हीलिंग फेज में है, हीलिंग फेज में कह रहे हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेक्टम possibly also diagnosed as एनोरेक्टल एब्सिस। ब्रैकेट में कह रहे हैं नीचे भी देखने को मिलेगा एनोलैक। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक वही है इसलिए कह रहे हैं इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टम होगा यहाँ, पॉसिबली डायग्नोज हो सकता है यहाँ एनोरेक्टल एब्सिस भी। ट्यूबरकुलर सीजिएटिक नेक्रोटाइजिंग डिग्रेडेशन ऑफ ट्यूमर वाया एसिड रेजिस्टेंट फंगाई एंड फंगल बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरिया के द्वारा। फीवर आएगा, नाइट स्वेट होगा, ब्राइट रेड ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल होगा, डायरिया होएगा बंदे को। इफ बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट तो यहाँ पर हो जाएगा फिर कैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन। थेरेपी में कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक एंड इफ पॉसिबल रिजॉल्व देम इन रियल लाइफ इफ स्टिल एक्टिव। गाइडिंग थॉट्स है आई एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड विल रिजॉल्व इट विद गॉड्स हेल्प। मैं स्वीकार करता हूं जो भी हालात हैं और प्रभु की कृपा से, प्रभु की मदद से, प्रभु में विश्वास रखते हुए मैं उसको रिजॉल्व कर लूंगा या हो जाएगा वो सब। ऐसा गाइडिंग थॉट होगा, सिचुएशन को एक्सेप्ट करने जैसी स्थिति। सर्जरी करनी होगी व्हेन ट्यूमर इज टू लार्ज, बेटर operate early because small tumor are diagnosed to be benign in today's conventional medicine। हेमंत साहब यहाँ जीएनएम थोड़ा सा कह रही है कि भाई ट्यूमर को जल्दी निकलवा दो, क्योंकि उतनी जल्दी ये उसके दिमाग से निकल जाएगी बात, और उसको आजकल कन्वेंशनल मेडिसिन उसको बेनाइन कह रही है जब तक वो छोटा है, जो कि लेस स्ट्रेस फॉर द पर्सन कंसर्न। जो ऐसा करने से, ऑपरेट करने से जल्दी जो पर्सन जुड़ा है उसके लिए स्ट्रेस उसका लेस हो जाएगा। रेमेडी सी पेज 203 पे क्या बता रहे हैं, सी पेज 203 पे रेमेडी यहाँ थेरेपी बता रहे हैं उसके। नेक्स्ट हेडिंग है इसका एसबीएस ऑफ द रेक्टम सबम्यूकोसा का हेमरेज, ब्रैकेट में कह रहे हैं डीप लाइंग हेमरेज या फिर एनोरेक्टल एब्सिस। सेम एसबीएस होगा इसके भी, एसबीएस ऑफ द रेक्टम सबम्यूकोसा का, और कॉन्फ्लिक्ट भी सेम होगा। चंक कॉन्फ्लिक्ट, इंडाइजेस्टेबल एंगर, नॉट बीइंग एबल टू गेट रिड ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट या रविश, ये उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसमें भी हेमरेज के पीछे भी इंडाइजेस्टेबल एंगर वाले बंदे को मिलती है बवासीर, कुछ ऐसा है जो निकाल के बाहर नहीं फेंक पा रहा, तब उसको हेमरेज हाँ जी। हो जा रहे हैं।
ओके, जो अनप्लीजेंट अब ये है। आ गया ना बस रिसेंटमेंट वाले बंदे। अभी प्रशांत जो सुबह बात चल रही थी ना, वो जो हम कह रहे थे कि क्या कहते हैं, और एब्सेस आ गया तो पस भी है और एंगर भी है, पस भी साथ में है, तो हाँ, इसका मतलब रिसेंटमेंट है। रिजेंटमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल। अंदर अंदर गुस्सा सप्रेस होकर के वो इकट्ठा हो रहा है, एब्सिस। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, द 46-year-old राइट हैंडेड वोमेन sweats for the last 4 nights. On the toilet, she has pain when she presses, and when she wipes herself, she finds blood on the toilet paper. 46-year-old right-handed woman है, sweats for the last 4 nights. 4 रात से उसको बहुत पसीना आ रहा है, स्वेट्स। और जब वो टॉयलेट में जाती है तो उसे दर्द होता है जब वो प्रेस प्रेस व्हेन सी प्रेसेस, जब वो प्रेशर लगाती है, प्रेस करती है, और जब अपने आप को वाइप करती है, सफाई करती है, तो वो देखती है कि टॉयलेट पेपर पर वहां ब्लड आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री में उसके है, 5 weeks ago द पेशेंट स्पोक विद हर मदर इन लॉ ऑन द फोन। 5 सप्ताह पहले पेशेंट अपनी मदर इन लॉ से बात हुई फोन पे उसकी। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन दे टॉक्ड अबाउट डिवाइडिंग अप द इनहेरिटेंस दे रिसीव्ड फ्रॉम द रिसेंटली डिसीज्ड ग्रैंड मदर। फोन पे जो कन्वर्सेशन हो रही थी उसके दौरान वो बातें कर रही थी डिवाइड करने के लेकर के, जो उनकी इनहेरिटेंस, जो उनकी पीछे से संपत्ति होगी अमित, जो डिकेज्ड ग्रैंड मदर से मिली हाँ जी। हुई थी। अभी ब्रैकेट में कह दादी रहे जो सामान छोड़ के मरी है। हाँ, उसको ब्रैकेट में कह रहे हैं, द पेशेंट इज लीगली नो हेयरलेस हायर्स, हेयरस। हाँ HEIR जी। HEIRE हायरस है, हायरस। हायर्स। उत्तराधिकारी नहीं है। ओके, द पेशेंट उनके इज हिसाब लीगली से नो बेसिकली। हायर बट हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड है लीगली हाँ जी। अधिकारी। हाँ जी। On the phone, the mother-in-law said to her, anyway, it affects only the children. On the phone, the mother-in-law said to her. उसकी माँ ने, उसकी मदर-इन-लॉ ने कहा ये बात उससे कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन में कि भाई तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरे आदमी का है। Anyway, it affects बस और मतलब वही, ये जो ये बहुत छोटी सी बात उसने आखिर में कह दिया भाई, इस पे तो बच्चे, इसमें उन्होंने एनीवे इट अफेक्ट ओनली द चिल्ड्रन, के तो खाली बच्चों को अफेक्ट करता है। तो उसकी साइकी ये कर गई कि मेरे को अपने घर का बच्चा नहीं मान रखा क्या। ये हाँ, इंडियन साइकी पे बता रहा हूँ कि इंडियन जो सबसे ज्यादा दीपशिका, या वो नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारे पास जितनी 90% फीमेल पेशेंट आएंगी, वो यही कहती है कि मैं इतना सब कुछ कर देती हूँ, तब भी सास मुझे अपने घर का हिस्सा नहीं मानती। वो कहती है तू है तो दूसरे घर की बेटी। anyway, और ये हाँ, बहुत बड़ा कारण है। ओके, अच्छा, हाँ जी। आगे पढ़ते हैं, क्लियर हो रहा। और anyway, it affects only the children. With this remark, इस रिमार्क के साथ ही द पेशेंट assumed that she is not invited to this meeting. हाँ जी। तो उस मीटिंग में उसको इनवाइट नहीं किया जाएगा, ये उसने अज्यूम कर लिया। ऑन द डे बिफोर द फर्स्ट symptoms appeared, her mother-in-law comes to visit and is very kind to her. मजे की बात यह है कि जो ये सिम्टम अपीयर हुआ था उससे एक दिन पहले मदर इन लॉ आई घर पे और उसको बहुत ही काइंडली लिया, बहुत ही दया भाव उसमें दिखाया, तो उसका वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया। इसका मतलब इजिकल टू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, सिचुएशन गोज टू ब्लीडिंग रिमूवल ऑफ द ट्यूमर इन द फॉलोइंग डेज। तो ये जो ब्लीडिंग हुई ये रिमूवल ऑफ द ट्यूमर था, मदर इन लॉ के काइंड होने की वजह से जो रिजोल्व हो गया उसका कॉन्फ्लिक्ट, तो बॉडी आ गई हीलिंग में, इस वजह से वहां पर वो ब्लीडिंग हुई, इज इक्वल टू हीलिंग फेज।
तो मजे की बात ये है यहाँ लग रही है कि ये जो ब्लीडिंग हो रही है किसी को हेमोरॉइड्स में, तो उसका तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो रहा अब। हाँ जी, हाँ। हाँ और जबकि मरीज तभी ये आया था मेरा बवासीर हो गई, तो अगर आप उसको अमित वहां उसको अच्छे से मैनेज कर लो तो वो तो ऑटोमेटिकली सूदिंग में आ ही जाना है। पवन बॉस, दो बातें हैं बच्चों, सब ये बहुत अच्छे से याद करके चलना। ये है एनोरेक्टल एब्सेस, हीमरोइड जो है डीप लाइंग वाला, एक ब्लड वाला है और एक इसके साथ एब्सेस, इसके साथ ब्लड के साथ थोड़ा सा पस भी, थोड़ी सी वो भी चीजें आती हैं। इसमें प्यार और इसमें ये इज्जत बेइज्जती वाला, और जो प्योर वो है क्या नाम है हीमरोइड, हाँ उसमें भी है तो सब कुछ एस्टीम से ही रिलेटेड, ये बात भी आपको आएगी। हाँ, तो कुल मिला के ना? बात ये है कि हीलिंग फेज है, हीलिंग फेज है, ये सब। खास बात ये है। और हाँ जी, जो आप मेडिसिन दोगे, राइट रेमेडी जब दोगे तो ये दोबारा से रिलैप्स या वो नहीं होगा, ये फायदा वो नहीं मिलेगा। होगी, हाँ जी। अदरवाइज ये आपके हाँ सामने डॉक्टर से हीलिंग फेज आई है, ये हमें समझना होगा। सर इसमें ये डाउट ये आएगा कि अगर यही पेशेंट बोले कि मैं मोशन करने गया तो ब्लड आया, ठीक हाँ है, या हाँ। फिर वो मोशन करने जा रहा पेन के साथ ब्लड आया, हाँ तो दोनों में फिर वो हीलिंग फेज, एक में शायद कॉन्फ्लिक्ट होगा या एक में हीलिंग होगी, कैसे चलेगा? हाँ, नहीं, पेन के साथ हीलिंग आती है कई बार हीलिंग में, बल्कि आप देखोगे ना तो पेन जो है ना वो हीलिंग का ही पार्ट होता है ज्यादातर, हीलिंग क्राइसिस का या हीलिंग का ही होता है जनरली पेन का आना। डॉक्टर श्रेय, यही छोटा सा ये ध्यान रखने का है कि ब्लड आया था, मतलब पेन के साथ में, तो इसका मतलब उसको अंदर से पहले दुख भी था, उसका कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा गहरा रहा होगा कि यार ये बात बड़ी दुख रही थी, बड़ा दर्द दे रही थी मेरे को। और आप अगर बात यहाँ समझ रहे हो? अगर यहाँ पेन और- को आप वो मान रहे हो ना कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव का पार्ट, तो इसका मतलब दोनों चल रहे हैं जो आप कह रहे हो डॉक्टर श्रेय का जो भाव है। अगर यहाँ पेन को आप कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव के अंतर्गत रखते हो तो तब आप ये कहिए कि अभी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व भी हो रखा और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव भी चल रहा, क्योंकि और अदरवाइज आप ये समझना, पीछे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो पेन आता है जनरली हीलिंग क्राइसिस के बीच में आता है। तो जब वो हीलिंग हो ही रही है तो और यहाँ पेन भी आ रहा है, पेन के साथ ब्लीडिंग हो रही, तो वो हीलिंग क्राइसिस का पार्ट हो सकता है हीलिंग प्रोसेस के दौरान। अच्छा, हाँ बॉस, एक चीज पूछनी थी। जी जी। ये बॉस, जैसे ये कहते हैं हम लोग कि हेवन में पेन आता है, बट पेन की इंटेंसिटी कभी कभी इतनी ज्यादा होती है ना कि वो समझ में नहीं आता कि सिफिलिटिक कैटेगरी का पेन है, तो उस वक्त हमारी मेडिसिन रॉन्ग चल रही है, क्या हमें मेडिसिन चेंज करनी चाहिए या वही मेडिसिन, क्योंकि कभी आप जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन का ही देख लीजिए, ठीक है, तो उसका पेन जो होता है वो इतना सीवियर होता है ना, जब कभी मतलब, और उसके रिपोर्ट्स में भी आ रहा है जैसे कि वो स्लजेस वगैरह सब, स्टोन का स्लज बन रहा है, ब्लीडिंग हुई है, तो उस वक्त समझ में नहीं आता है कि मेडिसिन चेंज करना है, सेम मेडिसिन कंटिन्यू करनी है, क्योंकि ये भी तो होता है ना कि कोई भी चीज जो बहुत सिफिलिटिक ग्रेड की है उसको हम लोग फिर मतलब पॉजिटिव नहीं ले सकते, चाहे वो पेन ही क्यों ना हो, तो उस हाँ कंडीशन में हम हाँ, पीछे हम पढ़ के जब आ रहे थे तो पीछे क्या था बेसिकली, जो आपका जो ये क्वेरी जुड़ी है ये हीलिंग क्राइसिस के पेन से जुड़ी है, जब वो जानलेवा बन जाता है। जी हीलिंग क्राइसिस का पेन यदि जानलेवा बन जाता है तो वो जान ले भी जाता है कई चीजों में, तो आप ये जान लेना हार्ट अटैक वही हीलिंग क्राइसिस का पेन है जो लेके चला जाता है इंसान को। तो उस दौरान ये बताया गया कि ये जो हीलिंग क्राइसिस में जो ये पेन इतना ज्यादा आ रहा है कि बंदे की लाइफ चली जाएगी, तो यहाँ सिंपैथिको करके एक वर्ड आया था, ये सिंपैथिकोटोनिया होता है बेसिकली। अगर इसमें कोई सिंपैथिकोलिटिक कोई सब्सटेंस दे दिया जाए तो उसका ये पेन मैनेज होता है। तो इसे अगर हमें देखना है कि अगर ये हीलिंग क्राइसिस का पेन बंदे की जान ले जाएगा, कोई भी पैथोलॉजी हो, चाहे वो जीबी स्टोन की हो, चाहे वो हार्ट एंजाइना की हो, चाहे वो ब्रेन की हो प्रॉपर, तो वहां हमें उसको उस तरह से मैनेज करना होता है। डॉक्टर प्रीति जी, हम आंख बंद करके ये ना कहें कि हमने तो इसे हीलिंग पे डाल दिया है, इसको चलते रहने दे। एक बात, दूसरा हाँ बेटे, बात अभी मैं पूरी कर लूं। वैसे दूसरी बात यह ये है कि यदि आपकी मेडिसिन राइट है
अगर आपकी रेमेडी सिलेक्शन बहुत अच्छा है तो बिल्कुल उसको सहयोग करेगा, उसको सहयोग करेगा, उसके हीलिंग क्राइसिस को उतना लाने भी नहीं देगा जो 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 लिटरेचर बोलता है। हाँ, अगर आपने रेमेडी तो दी नहीं और आपने उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर दिया काउंसलिंग से, जैसे हैमर साहब कर रहे थे, तो वहां पर आपने चूंकि एक राइट सिमिलिमम तो दिया नहीं उसकी ससेप्टेबिलिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो वहां पर बंदे की जान जा सकती है, क्योंकि वहां आपने हीलिंग क्राइसिस को मैनेज गवर्न करने का कोई वो नहीं दिया, रेमेडी नहीं करा उसको। वो ऐसे खतरे वहां बहुत ज्यादा हैं जहां केवल और केवल आप जीएनएम की नॉलेज लेकर के कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने तक की प्रैक्टिस कर रहे हो। और यदि आप राइट प्रेस्क्राइबर हो होम्योपैथी के, तो आप इवन ये भरोसा, ये विश्वास है, बिल्कुल सच्चा विश्वास है कि आप ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपकी राइट रेमेडी कभी भी आपकी जान जाने नहीं देगी जनरली, है ना। तो अब इससे हम वैसे बचे रहते हैं। और रही बात दूसरी कि जो आपका अपना जो भाव है वो ये है कि यदि कहीं भी ऐसा लगे कि ये सिफिलिटिक पेन है या कहीं भी ऐसा लगे कि इससे तो लाइफ थ्रेटनिंग में हो गई, तो वहां से मैनेज कर लो, दो ना पेन किलर दे दो वहां, उसको क्या दिक्कत है। तो ये केस टू केस वैरी करेगा, इसमें कोई कह नहीं सकता हम में से भी कि ये ऐसा कर लो एकदम सीधे। ऐसे पेन्स होते हैं, मतलब सिफिलिटिक पेन्स हम नॉर्मल पेन किलर से थोड़ी ना मैनेज होते हैं, फिर तो वो एलोपैथिक के से ही मैनेज, मतलब हाँ, तो पेन किलर तो एलोपैथिक का ही है, हमारे पास कहाँ है हमारे पास नहीं, फिर वो सीधे आईवी वगैरह के थ्रू मतलब चीजें मैनेज। हाँ, फिर तो मैनेजमेंट का जो भी वो है व्यवस्था, मैनेजमेंट की जो भी व्यवस्था है, मैनेजमेंट का तो अलग है ही क्षेत्र, क्या मैनेज करना है उसका। मैनेजमेंट में तो बड़े सर ने एक बार ये भी बताया था कि अगर कैंसर ऐसी स्थिति में है कि वाइटल फोर्स के पास समय नहीं है, पेशेंट के पास समय नहीं है, वाइटलिटी इतनी नहीं है, तो पहले उसे कीमो करा के आ जाओ मेरे पास, ज्यादा बेटर होगा मेरे लिए, पेशेंट के लिए, है ना। दीप सिंह याद आ रहा होगा। बिल्कुल बस, क्योंकि वहां पर जो उसकी जो पैथोलॉजी का जो स्पीड है वो थोड़ी रुकेगी कीमो से या रेडियो से, जो भी। तो कह रहे कि वहां हमें ऐसा भी कराना पड़ सकता है जहां हमें ऐसा लग रहा है कि इसका प्रोसेस इतना फास्ट है पैथोलॉजी का कि ना तो वाइटलिटी काम करेगी इतनी, ना इसके पास इतना समय, तो उसका मैनेजमेंट बड़े सर ने ये बताया कि भैया इसको वो कर लो, पहले इसको एलोपैथी से मैनेज करा के आ जाओ, कीमो वगैरह के जो भी, मतलब उसकी स्पीड को थोड़ी स्लो करके करना किसी भी माध्यम से यहाँ लाभदायक होता है। उसके बाद आप अपनी राइट रेमेडी चलाते रहिए, मतलब होम्योपैथिक करते रहिए। अब कोई कहने लगे साहब ये तो बिल्कुल गलत है, साहब क्यों कह दिया उन्होंने वहां। भाई हैनीमैन साहब ने भी कहा है, डॉक्टर प्रीति जी, यदि लाइफ डेंजर में है, वाइटल फोर्स उस स्थिति में आ चुका है कि वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, या वो सुकम्ब हो गया है, या वो फंस गया है, तो पहले उसे रिलीज करो, वाइटल फोर्स को पहले फ्री टू एक्ट करो। अब फ्री टू एक्ट में दो तीन चीजें हैं, ये मान लो कोई जैसे पॉइजनिंग हो गई, थ्रोटलिंग हो गई, या फिर किसी की पैथोलॉजी की स्पीड इतनी ज्यादा है पैथोलॉजिकल प्रोसेस डिजीज का कि वो इंसान को की जान को खतरे में डाल दे रहा है, तो वहां पे तो मैंने पैलिएशन कहा ही है हैनीमैन साहब ने भी, उसे मैनेजमेंट कह लो, पैलिएशन कह लो, कुछ भी कह लो, तो वहां हमें करना पड़ेगा भाई। बात क्लियर है प्रीति जी? हाँ जी बॉस, एक्चुअली ये बात मैं ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से ही बोल रही थी, क्योंकि जब पेशेंट उस वक्त, मतलब डॉक्टर भी, होम्योपैथ भी इतना कंफ्यूज हुआ रहता है, पेशेंट भी, फिर वो एलोपैथिक हैंड्स में जाते हैं, तो फिर एलोपैथिक पूरी तरह से वो फिर अपने हाथों में चीजों को लेके अपने हिसाब से करते हैं, तो हम लोग को पता ही नहीं चल पाता कि मेडिसिन सही कर रही थी गलत कर रही, क्योंकि पेशेंट इतना सीवियर होता है कि हम लोग भी पेशेंट को कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं होते। हाँ नहीं, वैसे तो देखो, यदि हमने मैनेजमेंट के लिए उनके हाथ में दे दिया तो वो हमारी सुनेंगे थोड़ा ही फिर,
तो वो वही अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उनका। हाँ ये है कि अगर उनमें कोई सेंसेबल है, आपको कोऑपरेट कर रहा है, आप थोड़ा सा आपसे उनका तालमेल है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। नहीं तो अगर एक बार आपने एलोपैथिक हैंड में दे दिया तो भाई वो तो अपनी सुनते हैं, वो हमारी थोड़ी ना सुनते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ये तो कई सारी विडंबनाएं हैं, कई सारी चीजें हैं जो हमें साथ साथ लेके चलनी है। हाँ तो बस वो हम लोग को कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि हमने हाँ सही किया था या गलत हाँ किया था, हाँ, सही बात है लेकिन पता है ये कंफ्यूजन कैसे निकलेगा डॉक्टर प्रदीप जी? और फिर वे गिल्ट भी ये फील करते हैं। ये कंफ्यूजन निकलेगा पढ़ने से। हम जितना जी पढ़ते जाएंगे, जितना हमें नॉलेज हो जाएगी, जितना ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये स्थिति अब मैनेजमेंट की है या अभी भी ये स्थिति वहां भेजने की नहीं है। जी कई बार ऐसा मैं देख रहा हूं अपनी जिंदगी में, अमित शर्मा भी भाई मेरे साथ देख रहे हैं केसेस को, कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया है, तो दूसरी तरफ जा रहा है। लेकिन मलिक सर जो है फिर भी उसको अपने ही ट्रीटमेंट पे रखते हैं, और भाई फिर अगले दिन ही पिक्चर बदल जाती है, तीसरे दिन कई केसेस में हम देख रहे हैं। बस देखिए ऐसा है, बहुत सारी चीजें हैं डॉक्टर प्रतीक जी, आपने भी बहुत अच्छा कहा। बॉस भी मतलब हमारी पहली बात तो अगर हमारी रेमेडी है, हमारी मेडिसिन सही है, तो उसे इस तरह से जाने नहीं देगी। और अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ है तो हमारे को अपने आंख कान या सब चीजें खुली रखनी चाहिए। हाँ बॉस की बात बिल्कुल सही है, अगर हमारे पास टाइम नहीं है और पेशेंट में जान नहीं है और वो है, तो आप मैनेजमेंट में एलोपैथी में जाओ। अदरवाइज आप अपनी होम्योपैथी मेडिसिन, पेन किलर्स होम्योपैथी के, तो मतलब फिर वही बात है कि आप कितनी तेजी से सिम्टम को कितना अच्छा पकड़ के मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हो। वो उतनी बढ़िया पेन आप उस किलर हो जाएगा। वो उस स्टेट के लिए मेडिसिन दोगे। हाँ फिर प्रेस्क्रिप्शन आएगी स्टेट की कि अब पहले मैं इस स्टेट को खत्म करूं, अब मैं हाँ तुरंत इस ये पेन को स्टेट को खत्म करूं, है ना। हाँ हाँ ये एक डॉक्टर को बिल्कुल आराम से शांति से खड़े होकर समझना पड़ जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है। और देखो एक बात, जैसे मेरे पास इसका केस का बहुत अच्छा अनुभव, वो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा नहीं, पवन बॉस को पता है कि जो था बिल्कुल बहुत सीवियर पेन हो रहा था, और इसका क्या कहते हैं गॉल स्टोन कॉलिक का था कि हाँ भाई पथरी फंस गई सीबीडी में, और उसका बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। तो जो मेडिसिन चल रही थी सो चल रही थी, लेकिन उस दिन जैसे ही आया तो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव आया। आपको बहुत ध्यान हो, मैंने उनको कॉल्शिकम दी थी, हाँ वही लिटा के और रखा था थोड़ी देर, बता रहे थे आप। और देते ही तुरंत ही वो बिल्कुल ठीक होके बहुत आराम में आ गया था, क्योंकि एकदम से पेन आया था और एकदम से चीजें मिली थी, एकदम से हमने उसमें उठाया। आपको क्या हुआ है उस टाइम की टोटलिटी बनाई, आप बात हाँ समझ रहे हो, हमारा मैंने बहुत बढ़िया, उस टाइम की टोटलिटी, हमारा पेन किलर उस टाइम की टोटलिटी के हिसाब से जो प्रिस्क्रिप्शन है वो होगा। वो आएगा, हाँ ना के है ना। नाम से कोई पेन किलर हमारे पास तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हम उसको उस स्टेट प्रेस्क्रिप्शन करेंगे, और जितना हमारा उसमें प्रिसीजन होगा, जितना हमारा उसमें हाथ मजबूत होगा, उतना ही तेजी से उस इंसान को आराम आएगा। बॉस बता रहे थे एक बार, अमित शर्मा, डॉक्टर टीपी सिंह बॉस बता रहे थे, आजमगढ़ थे बॉस हमारे। बॉस कह रहे थे कि इतना सीवियर पेन आया मेरे पास एक बार बंदे का हेडेक वगैरह माइग्रेन था, कि वो बिल्कुल लोच रहा था। तो अब जब बॉस ने मेडिसिन दी तो बॉस ने बताया कि उस मेडिसिन मुंह में जाते ही उसने कहा आ, ऐसे उसके मुंह से आ निकली, और विदिन 30 सेकेंड, बल्कि मिनट भी लंबा टाइम हो जाएगा डॉक्टर दीपशिखा, जी 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 विदिन सेकेंड्स बंदा सो गया वहीं। 30 सेकेंड और 1 मिनट के अंदर वहीं लेट गया, आराम से सो गया वो। तो ये था पेन किलर स्टेट प्रेस्क्रिप्शन के रूप में डॉक्टर प्रीति जी। बस बसंत ये है कि उस समय का सिम्टम पकड़ लो आप, जो मोर वहां पर वो सिम्टम्स जो आपको गाइड करेगा, सिब्जिटिक मोस्ट है, उसे पकड़ लो। तो ये बिल्कुल बिल्कुल दो बस तीन बातें निकल आई यही आपके माध्यम से, हैं जी। इसे ही कॉग्नेट रेमेडी बोलते हैं कि जब क्रॉनिक डिजीज के ट्रीटमेंट के दौरान कोई अक्यूट कंडीशन आती है और हम उस अक्यूट कंडीशन को वही ऐसे ही मैनेज करते करंट हैं।
हाँ हाँ देते मेडिसिन जो देते हैं, तो ये कॉग्नेट रेमेडी ही कहलाती है और ये बहुत सारी आ सकती हैं। हाँ जैसे मेरे पास जब हम मुरादाबाद में ही थे, तो जायसवाल सर का एक सोराइसिस का पेशेंट था, सर ने उसको नैट्रोम्यूर दे रखी थी। तो हाँ वो आया था, वो बहुत चक्कर से आ रहा था, उसको बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा था, उसको 2 लोग पकड़ के लेके आए थे। हाँ तो सर ने बोला था कि उसको देख लो, वहां पे जो समझ में आएगा दे देना। हाँ और वहां पे ही बैठा था, उसको हमें उस समय वो नक्स वोमिका लगा और हाँ हमने उसको नक्स भूमिका वहां पे दी और देने के बाद उसको बोला 5 मिनट बैठने के लिए। हाँ 5 मिनट में वो बिल्कुल सही हो गया और एकदम खुद से खड़ा होकर खुद से गया। हाँ तो अच्छा ये तो हुआ ही। हमें ये लगा उस समय मेरे साथ जूनियर्स भी थे, हमें याद है। तो हाँ हम लोगों ने कहा कि ये जरूर नक्स वोमिका और नैट्रोम्यूर रिलेटेड भी होंगी, हाँ क्योंकि ये मेडिसिन आपस में फैमिलीज में ही जाती है कहीं ना कहीं। हाँ हम लोगों ने बहुत ढूंढा, हम लोग को नहीं मिल रहा था, फिर एक जूनियर को ही मिला। हाँ आप देखेंगे शायद नक्स वोमिका के पीछे या नैट्रोम्यूर के पीछे एलेंस की नोट में लिखा हुआ है हाँ कि जब इसका नैट्रोम्यूर के ट्रीटमेंट के बीच में कोई इस तरह से एक्यूट स्टेट आती है, तो वहां पे नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। हाँ रिलेशन में मिल गया हमें तुरंत बुक बिल्कुल में, बिल्कुल बिल्कुल। वो ये हमें मालूम रिलेशन, भी नहीं। हाँ ये रिलेशन यहाँ काम आते हैं डॉक्टर प्रीति जी। हाँ हाँ इनका जो स्थान है होम्योपैथिक थेरेपेटिक साइंस में, वो यहाँ इस रूप में है। और अच्छा, अभी क्रॉनिक डिजीज की कुछ बातें याद कर लो डॉक्टर दीपशिका। हैनीमैन साहब जी कह रहे हैं कि यदि किसी लेडी को डिस्मिनोरिया हो गया या ड्यूरिंग मेंसेस बहुत ज्यादा सीवियर स्थिति आ गई, तो वहां पर उसको जीसीएस उसकी वो तो देंगे नहीं, जो क्रोनिक प्रेस्क्रिप्शन। वहां पर उन्होंने कहा कि आप वहां पर एक सिंगल ग्लोब्यूल जो उस समय पे इंडिकेटेड हो रखा है, ज्यादातर उन्होंने बता भी दिया है कि जैसे नक्सोमिका होता है, कोलोसिंथ होता है, इस टाइप का या कोई भी, तो उसे केवल स्मेल करा दो। वहां भी उन्होंने इस हाँ कोगनेट को या इंटरकरेंट को या एक्यूट ये स्टेट प्रेस्क्रिप्शन को जगह दी है। बल्कि वहां तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर उसे उसकी वो मत देना जो मतलब वो क्रोनिक ट्रीटमेंट चल रहा है उसको मत रिपीट करना। यहाँ उसको उस समय पर एक एक्यूट प्रेस्क्रिप्शन की तरह से यहाँ अलग से दो। पवन और दोस्त, ये हाँ बिल्कुल वही जो 221 एफोरिज्म वाली हाँ 221 ही है ना वो। हाँ, मैं वही बस है, वही वर्ड ये ला रहा था। सारी चीजें बिल्कुल वही है। मैं वही हाँ जी, वर्ड ला रहा था। इनको कहा गया नॉन होम्योपैथिक दो, वहां नॉन नॉन होम्योपैथिक होम्योपैथिक बेस्ट यानी कि नॉन, इंडिकेटेड, हाँ नॉन इंडिकेटेड दो वहां, सीधे सीधे। वो नॉन जीसीएस, बस नॉन, मतलब एंटीसोरिक नहीं देनी उसकी, हाँ एंटीसोरिक नहीं देनी। हाँ हाँ, वहां पर उसको परिस्थिति स्टेट के नहीं हिसाब देनी। से मैनेज करो। अब वहां पर देखो 221 ही है, वहां पर उन्होंने कहा है हाँ जी, अदर क्लास ऑफ प्रूव्ड मेडिकामेंट। अदर प्रूव क्लास मेडिकामेंट। अदर क्लास ऑफ प्रूव्ड मेडिकामेंट्स को ये कहा है कि जो कि आपने उसकी टोटलिटी के सिमिलर नहीं करना वहां पे उसको। हाँ जी, वहां कोई सिम्टम देख लो। और अदर क्लास में यह दे रखा अप्रूव्ड मेडिकामेंट्स में एकोनाइट है, बेलाडोना है, स्ट्रामोनियम है, अल्जाइमर है, मरकरी एटसेट्रा, उन केसेस में जहां पर वो 221 में इमोशनल और मेंटल डिजीज की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये उसी के बिल्कुल समरूप है ये स्थिति डॉक्टर प्रीति जी के। अगर हाँ आपको कोई क्रोनिक डिजीज चल रहा है या अचानक कोई सिफिलिटिक पेन आ गया या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कोई बहुत सीरियस पेन वगैरह ऐसा कुछ आ गया, तो वहां पर हम ऐसे लेंगे मरीज को। वहां हाँ, फिर हमें वहां एलोपैथिक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलोपैथिक यानी कि पेन किलर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी। यही कर लेगा काम। तो ये एक तरह से मुझे अच्छा लगा, मेरे वर्ड करेक्ट कर रहा हूं मैं अपने आप को, यही हमारा यहाँ पेन किलर भी हो जाएंगे फिर सीधे बहुत सीधे। ना जायसवाल सर एक चीज बोलते थे, हम जरूर सबके साथ शेयर करेंगे। सर बोलते थे जब कोई ऐसी कंडीशन आ जाए क्लिनिक में जिसमें तुम घबरा जाओ, तुम्हें लगे कि क्या करे, नहीं समझ में आ रहा, पेशेंट इतना मतलब आपको डरा दे अपने कंडीशन से या ऐसे हो जाए, हाँ तो बस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट प्रिडोमिनेंट परसिस्टिंग सिम्टम उस समय का लो सिम्टम तो, और हाँ उस जी, समय जो मेडिसिन आ रही है उसको बस दे दो और बस कुछ नहीं करना। हाँ ये उसकी तो ये एक्यूट टोटलिटी या हाँ सिफिलिटिक टोटलिटी हाँ होती है हाँ दीपशिका। हाँ जी जी, उसी चीज हाँ। को। अब पर ये हाँ भी असेस करना जरूरी है कि वो सच में है स्टेट, क्योंकि ऐसा नहीं कि कई जैसे होता है ना, कई पेशेंट अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, मीनिंग अभी तो वाले जो उसको होते हैं। अभी असेस कर एक लो दिन पहले।
एक दिन हम बात नहीं कर रहे थे, बड़े सर के पास 2 केस आए थे वो एंजाइना के। हाँ जी। जब वो वहां पर आए सीधे सीधे, तो उन्होंने सर ने वो वहां एसेस करा के ये मिमी आ रहा है, ये रो रहा है, वो था ना वो बंदा अपनी वाइफ के साथ मोमडन। मोमडन जो हाँ था, जी। वो हाँ, बिल्कुल हाँ, पीटीएस क्राइम कर रहा था उस समय पे, रो रहा था बच्चे की तरह। ना तो ना, सब उसे पल्सेटिला दी थी। पल्सेटिला आई वहां पे उसकी। दूसरा बहुत बच्चा एंग्विश था, जो दूसरा लड़का था, बहुत जो भी थी, तो उसकी बिल्कुल एंग्विश स्टेट थी, जहां उसको स्ट्रामोनियम शायद दी थी अमित, है ना? हाँ जी, स्टेरोनियम थी। तो वहां भी सर ने यही करते हुए दिखाया हमें, जो जायसवाल सर ने बताया, जो हैनीमैन साहब बता रहे हैं, जो 221 में बता रहे हैं, जो पैलिएशन में बता रहे हैं, कई कितनी जगह बताया, जो एलेंस्की नोट का वो रिलेशनशिप बता रही है, ये सब क्लियर कर दिया। ये सब वही इशारा है कि हमें क्या करना है परिस्थिति अनुसार। बिल्कुल। तो कुछ पॉइंट रह रहे हैं 2-3, इसमें इसको कर लेते हैं। फेसेस में कह रहे हैं यहाँ, फेस में हीलिंग फेस अगर होगी इस हेमराइड या एनोरेक्टल एब्सिस की, हीलिंग फेस में ए स्मॉल ट्यूमर यूजुअली डेवलप्स अननोटिस्ड अंडर द एपिथेलियम लेयर ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज। It is not noticed until the healing phase when it breaks open. ये जब तक नोटिस नहीं होता है, जब तक हीलिंग फेज ना आ जाए और ये ब्रेक ओपन ना हो जाए। इजिकल टू कन्वेंशनल मेडिसिन में इसी को हेमोरेड्स कह दिया जाता है या रेक्टल एब्सिस बोल दिया जाता है। फिर अगर ये हीलिंग में जाने के बाद ब्रोकन अप होगा तो नाइट स्वेट्स होने लगेगी, पस आने लगेगी, ब्राइट रेड ब्लड आएगा। और अक्सर ये हेमोरेड्स को लेकर के या फिर उधर पस आ रहा है तो हम कहीं उसको देखेंगे कि कहीं फिस्चुला तो नहीं है, साइनस तो नहीं है, ये सारे अपने अपने फिर डायग्नोसिस बना देते कन्वेंशनल मेडिसिन वाले। रिमार्क में कह रहे हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द मोर कॉमन सुपरफिशियल हेमोरेड्स इज द फीवर एंड नाइट स्वेट इन द हीलिंग फेज। बहुत ही गजब की लाइन है, इसको तो दब चिपका लेना दिमाग में। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस ये है कि डीप वाला है या सुपरफिशियल है। अगर डीप वाला है तो नाइट स्वेट और फीवर मिलेगा, और अगर सुपरफिशियल है तो वह नाइट स्वेट और फीवर नहीं मिलेगा हीलिंग फेज। अगर सुपरफिशियल है तो ये जुड़ा होगा आपका एनोरेक्टल रेक्टम एनल म्यूकोसा से, सुपरफिशियल एनल एपिडर्मिस से। और अगर डीप वाला होगा तो ये जुड़ा होगा रेक्टम एनल सब म्यूकोसा से। सब म्यूकोसा। हाँ, हाँ, तो जहां सब म्यूकोसा इन्वॉल्व है वहां नाइट स्वेट और फीवर आएगा, और जहां म्यूकोसा केवल इन्वॉल्व है हेमोरेड्स के रूप में, सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स डायलेट कर रही हैं, तो वहां पर नाइट स्वेट और फीवर नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट हम लोगों के लिए क्लिनिक पे काम आने वाला है। बिल्कुल। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजोल्व अकम्पनी द हीलिंग। और फिर कह रहे हैं अगले पेज पे भी देखने को मिलेगा ये। तो यहीं रुकेंगे आज भाई। कोई किसी और की क्वेरी है क्या, किसी और बच्चे की कोई और सवाल? चलो खैर, फिर रुकते हैं। सबको नमस्ते, सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सबको राम राम। राम राम, बहुत राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम भाई।